नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। द ललन टॉक के स्पेशल वीकली सेक्शन अर्थात में मैं और अंशुमान जी आ चुके हैं। अंशुमान जी कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे। और सब बहुत बहुत धन्यवाद अर्थात के दर्शकों का और ललन टॉप के दर्शकों का। अच्छा अंशुमान जी, लोग ना बड़ा सवाल उठाते हैं। एक सवाल मुझे लगता है ये पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, हर एपिसोड में लगभग हर एपिसोड में ये सवाल आता है। तो पूछते हैं कि आप लोग सरकार की आलोचना क्यों करते हैं? अर्थात में आपको सरकार की क्या बड़ाई नहीं दिखती है? सरकार अच्छा काम कर रही है वो नहीं दिखता है? वो उसके बारे में क्यों नहीं बताते हैं? आप आलोचना क्यों करते हैं? क्या कहेंगे सिद्धांत। सर? हाँ, सिद्धांत, ये सवाल बहुत सारे लोग ट्विटर पे भी मुझसे पूछते हैं और फेसबुक से भी पूछते हैं। और लोग ये सवाल पूछने वाले लोगों को लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संदर्भों और मूल्यों को समझना पड़ेगा। सरकार जो प्रचार भी करती वो भी हमारे पैसे से ही करती, हमारे ही पैसे से जो काम कर रही है उस पैसे का प्रचार करने के लिए हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करती है। हम हमेशा ये समझते हैं, ये हमारी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग लोकतंत्र के मामले में बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि यदि सरकार आपको सड़क पुल बनाकर दे रही है या सरकार आपको अनाज दे रही है, अस्पताल बनाकर दे रही है, तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। वो कोई चैरिटी नहीं कर रही है, हमने उसे इसीलिए चुना है। हम अपनी सारी बचत, हम अपनी सारी खपत, हम अपना सारा टैक्स, और जब हम टैक्स की बात करते हैं तो फिर बता दें, कल कोई सवाल पूछेगा कि टैक्स का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते। इस देश में हर व्यक्ति टैक्स देता है, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स वो होता है जो खपत पर लगता है। किसान खाद खरीद रहा है तो उस पर भी वो टैक्स दे रहा है, तो हम वो टैक्स आप का बाजार से सामान खरीद रहे हैं तब भी टैक्स और हाँ, सेस दे ही रहे हैं हर हाँ, तरह का। हाँ, आप अगर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं या बिजली भी ले रहे हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। तो लोग इनकम टैक्स को टैक्स मानते हैं, बाकी टैक्स के बारे में समझते ही नहीं कि वो टैक्स होता है। तो हम इतना टैक्स देते हैं, हम बैंक में जितनी बचत रखते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल करती है। उसके जरिए वो जो भी कर रही है करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है, क्योंकि हमने उसको इसके लिए चुना है। भाई, हम दवा खरीदने जाते हैं तो दवा इसलिए खरीद रहे होते हैं कि उनको ठीक करेगी, ये उसका फंडामेंटल ड्यूटी है। और उसके बाद वो जो कर रही है उसका प्रचार करने के लिए वो हमारे पैसे का इस्तेमाल करती है। इतने बड़े बड़े प्रचार तंत्र, इतने बड़े बड़े प्रचार अभियान, इतने बड़े बड़े प्रचार मंत्रालय, सरकारी विभाग। स्तर पर विज्ञापन भी करती है और पार्टी के स्तर पर भी विज्ञापन हाँ, करती है। ये सब तो हमारा दायित्व उसे दोबारा बताना नहीं है, क्योंकि उसे बताने के लिए तो सरकार ने इतना बड़ा पैराफिनेलिया बना ही रखा है। हर जिले में एक प्रचार कार्यालय। हमारा तो दायित्व है सरकार अपनी वो। खामी के बारे में बताएगी नहीं। हाँ, हमारा दायित्व यह है कि वो आपसे ले रहे पैसे से को जो बना रही वो बन भी रहा है क्या, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ग्राउंड पर वो है कि नहीं, वो प्रश्न उठाना लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी। और हम उस लोकतंत्र के उस विराट प्रश्न तंत्र का हिस्सा हैं, जिस तंत्र में सीएजी भी आता है, जिस तंत्र में संसद की दर्जनों समितियां आती हैं, जिसमें संसद में सुबह शाम होने वाले प्रश्नकाल होते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं, सबसे सैंक्टिटी उनकी होती, उन्हें कभी स्थगित नहीं किया जाता। तो ये विराट लोकतंत्र का जो हिस्सा है, उसमें हम सरकार की बात बताने से बेहतर है, बताने से के बजाय हमारी जिम्मेदारी है कि जो सरकार कर रही है उसे नापना और समझना। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमने उन्हें इसीलिए चुना ये करने के लिए। जैसे लोग, अगर ट्रेन समय पर पहुंच रही है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि ट्रेन का समय पर पहुंचना उसका स्वभाव है। लाइट अगर 24 घंटे आती है तो स्वाभाविक है लाइट का 24 घंटे आना उसका, क्योंकि हम 24 घंटे का पैसा देते हैं। ऐसा हम नहीं कि 24 अगर घंटे का पैसा दे रहे हैं और हम 8 घंटे ट्रेन लाइट ले समय, रहे हैं। हाँ, और ट्रेन समय से पहुंचने का पैसा दे रहे हैं हम। हाँ, तो हम ये जो काम हो रहे हैं ये सरकार, ये सारे स्वभाव हैं, स्वाभाविक काम है। और इन कामों का प्रचार सरकार जब करती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उससे पूछना और प्रश्न करना और जानने की कोशिश करना। आखिर भारत में हर साल बाढ़ें आती हैं और हर साल लाखों करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण पर खर्च होते हैं। आखिर क्यों होता है ये बुनियादी प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि सरकार की प्रशंसा क्यों नहीं करते, सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार क्यों नहीं करते। अरे, सरकार तो हमारे पैसे से हमारे सामने प्रचार कर रही है। एक एक विज्ञापन जो आपको मिलता है देखने के लिए वो सब टैक्स पेयर्स की मनी है, वो हमारा ही पैसा, हमारी ही बचत है। तो ये समझना बुनियादी रूप से जरूरी, हमारा दायित्व है कि हमने जो, क्योंकि अंततः डेमोक्रेसी फाइनेंशियल डेमोक्रेसी है। अंततः सरकारें जिनको हमने इतनी ताकत दे रखी है उन्हें हमने वीआईपी बना दिया है, उनके लिए बहुत सारी चीजें रोक देते हैं जब वो आते हैं जाते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं रोक देते हैं। सिर्फ हमने उनको, इतने सारे लोगों को अपने पर शासन करने का अधिकार इसलिए दिया है कि वो हमारी बचत का, हमारे टैक्स का और हमारे कल्याण का कार्य करेंगे। और यह करना उनकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का प्रचार करना उनका काम है, उस प्रचार पर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हमें सवाल करना चाहिए, या कुछ खामी है तो पुट आउट करना चाहिए। सरकार अपनी खामी खुद उजागर करेगी नहीं, कभी नहीं सरकार खुद से खुद पर सवाल उठाएगी नहीं। मतलब आज जिस समय हम अर्थात शूट कर रहे हैं तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नोट आता है जिसमें लिखा है साफ साफ कि इंट्रूजन हुआ गलवान में।
फिर डिफेंस वो अब जैसी खबरें आ रही हैं कि वो नोट वेबसाइट से हटा लिया गया, सरकार खुद पर सवाल नहीं करेगी। हाँ, अब ये देखिए ना कि आप चीन में सेना पीएलए ने इंट्रूड किया, कब्जा किया, बातचीत हुई, उसे पीछे हटाने की कोशिश हुई। पूरे 3 महीने से सरकार इस प्रश्न को स्वीकार नहीं कर रही, उसे बचने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये चीजें छन-छन कर बाहर निकलती नरेंद्र है, फिर मोदी ने तो वापस। सीधे सीधे बोला भी था ना कि ना कोई घुसा है, ना कोई हमारी जमीन पे कब्जा हुआ है, हाँ, उन्होंने साफ साफ तो बयान दिया था। तो ये मूल प्रश्न है जो हमें समझना ज़रूरी है कि आखिर हम क्यों सरकार के, क्योंकि सरकार अपना उनका खुद प्रचार कर रही है। हम्म। अब चीन वाली बात आ गई तो मुझे वो भी एक रेफरेंस याद आ गया, टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट वाला। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाह रहा, क्या होगा सर उससे उससे कुछ बदलेगा सीन वगैरह? अभी तो ट्रंप ने टिकटॉक को टारगेट किया है बड़े पैमाने पे, और मुझे नहीं अभी क्लियर नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का टेक ओवर करेगा कि नहीं करेगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या ट्रंप को खुश करने के लिए टिकटॉक को का टेक ओवर करके उसे अमेरिकन कंपनी बनाएगा, ये भी कहना आसान मुश्किल है। लेकिन अमेरिका का चुनाव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें उसमें दिखता है कि ट्रंप चीन को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, चीन की हैमरिंग को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, और जो अमेरिकी राष्ट्रवाद है, जो अमेरिकन नेशनलिज्म है, उसे एंटी चाइना नेशनलिज्म में बदलने की कोशिश करेंगे, और उस सब की प्रक्रिया का वो हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी बहुत बड़ी कीमत होगी टिकटॉक को टेक ओवर करना पूरी दुनिया के अलग अलग जगह जगह। हालांकि चीन की कंपनियों के लिए डील खराब नहीं है, उनके लिए उनको अच्छे फंड्स मिलेंगे इससे। चलिए मुद्दे पे आया जाए, अर्थात का पिछला अंक आप लोगों ने देखा होगा, बताते चले। ऑप्टिमिज्म बायस, उस पर बातचीत थी और उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, आपके सवाल सुझाव सब कुछ आया, सब कुछ शर्मा थे। इस बार इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है सर? इस बार हमारा जो वार्षिक साल में 2 बार मूड ऑफ द नेशन सर्वे आता है, जिसमें हमें जानने की कोशिश करते हैं कि लोग देश की विभिन्न नीतियों पर, सरकार पर की दशा-दिशा पर क्या सोच रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है अलग-अलग चीज़ों पर, ये उस पर केंद्रित सर्वे है। तो इस बार की कवर स्टोरी वो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है। इसके अलावा बाकी खबरें भी हैं जो कि कोविड का फ़ॉलो अप है, और बाकी जो गतिविधियाँ हैं उनका, लेकिन मुख्य रूप से हम इस बार देश का मिजाज समझने की कोशिश करेंगे, जो हम साल में 2 बार करने की कोशिश करते हैं। इस बार का सर्वे थोड़ा विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि ज़्यादातर सर्वे फ़ोन पर लोगों से बात करके हो पाया। फिजिकल जो सर्वे हम करते हैं, अदरवाइज कैसे होता था? अब वो अदरवाइज तो लोगों से मिलते थे, सैंपल लेके जाते थे और उनसे बात अच्छा। करते थे। तो इस बार का सर्वे चूंकि लॉकडाउन था, तो इस बार का मूड ऑफ द नेशन सर्वे लेकिन वो सर्वे तैयार है, और उसके रिजल्ट स्वाभाविक सी बात है कि हम जब मैगजीन लाएंगे तभी बताए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस बार के अर्थात की तरफ। जागते रहो, मतलब जो पढ़ा वढ़ा मैंने, तो शेयर बाजार से जो अच्छी न्यूज आपको मिल रही है, बहुत खुश मत होइए, बहुत मामला गड़बड़ा सकता है कभी भी। ये सवाल भी पिछले दिनों में कई बार आया। हाँ। पिछला वाला अंक बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे लोगों ने पुस्तकों के बारे में रेफरेंस पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम कैसे पढ़ें, कैसे जान पाएं कि हमारा दिमाग ऑप्टिमिज्म बायस में है कि नहीं है। इस पर हम कभी फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे, समझने के अच्छा। लिए कि हम कैसे कैसे हम ऑप्टिमिज्म बायस को समझें और उसे रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं हमारे अपनी विचारधारा में। लेकिन हम उस तर्क श्रृंखला को या उस पूरी व्यवस्था को एक कदम आगे लेकर आते हैं, क्योंकि इन सवालों के साथ सिद्धांत बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर शेयर बाजार में क्या हो रहा है, आखिर शेयर बाजार इतना बढ़ क्यों रहा है, अर्थव्यवस्था में तो कुछ भी ठीक नहीं है। रिजर्व बैंक कह रहा है कि पूरा इस साल की ग्रोथ नेगेटिव होगी। आज जब हम इसको शूट कर रहे हैं तो एमपीसी की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर नेगेटिव होगी, जो शायद पिछले 25 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब पूरा पूरा साल नकारात्मक ग्रोथ दर में जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, बाजार में इतनी तेजी क्यों है, शेयर बाजार में आखिर पैसा कौन डाल रहा है, ये गुत्थी लोगों के दिमाग को मथ रही है। और कई सवाल हमारे पास ट्विटर पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आते हैं कि आखिर ये समझने की कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पर हमें फिर वही एक दिलचस्प चीज दिखाई देती है जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी, उसे हम और आगे बढ़ाते हैं तो हमें दिलचस्पी तो हमें समझ में आएगा कि होता क्या है। दरअसल जब ये बाजार पिछले 1 हफ्ते से बढ़ रहा था और बात हो रही थी, तो बॉम्बे में तमाम स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तमाम बड़े निवेशक हैं, तमाम इंटरनेशनल फंड्स हैं, जिनसे हमारी बात होती रहती है। कई वहाँ मित्र हैं जो अक्सर बातचीत करते रहते हैं, वो भी इस कार्यक्रम को काफ़ी देखते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो उनमें से एक का फ़ोन आया और उनसे से बातचीत में हमने पूछा, हमने कहा कि भाई ये तो ठीक है, इस ऑप्टिमिज्म बायस स्टॉक मार्केट में चल रहा है, इसका क्या होगा, ये क्यों दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में कई बार लकी फूल्स होते हैं
लकी फूल्स। लकी फूल्स, लकी फूल्स एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। निकोलस नसीम तालेब ने किताब लिखी है जिसका नाम है फूल्ड बाय रैंडमनेस। हम अपने आसपास जो अप्रत्याशित घटनाक्रम चलता है, जो मौका है, उसके आधार पर मूर्ख बनाए जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं बाजार में जो मौके से मिली कामयाबी को अपनी स्ट्रेटजी मान लेते हैं। मौके पे तीर लग गया निशाने पे, या मौके के मीर हो गए, फूल्ड बाय रैंडमनेस को अगर आप माने तो मौके के मीर हो गए, उनका मौके पर तीर लग गया और उन्होंने अपने आप और फायदा कमा लिया, तो वो मानने लगते हैं कि वो ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट की भाषा में, फाइनेंशियल मार्केट की भाषा में किस्मती मूर्ख कहते हैं। लकी फूल तो है पर वो लकी हैं। उन्होंने एक ऐसे शेयर पे पैसा लगा दिया जो किसी दूसरी वजह से बढ़ गया और उनको लगा कि मेरी चॉइस सही थी। ठीक, तो उन्होंने कहा कि हम बाजार में लोगों से बात करके उनको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल्स पर ध्यान दिया जाए, बाजार के फंडामेंटल समझने की कोशिश की जाए। और इस समय शेयर बाजार किसी न किसी तरह से एक खतरनाक बबल की तरफ बढ़ रहा है। बाजार के भीतर जो चर्चाएं अंदर खाने आपको हाशिए पर ब्रोकरों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिखती हैं, वो सारी चर्चाएं इस चिंता की तरफ ले जाती हैं कि ये तेजी वास्तविक नहीं है, ये तेजी कृत्रिम भी है और खतरनाक भी है। आमतौर पर शेयर बाजारों में बबल इसी तरह बनते हैं, बुलबुले इसी तरह बनते हैं जिनमें आप अपने हाथ चला बैठते हैं। और ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं और कौन से ऐसे टेक्निकल्स हैं और कौन से ऐसे तथ्य हैं शेयर बाजार में जो हमें सतर्क करते हैं कि अगर हम उन्हें जान लें तो कम से कम हम हाथ ना जला बैठे। इस तेजी में समझना हमारे लिए जरूरी है। दरअसल शेयर बाजार के साथ एक दिक्कत यह है कि वो हमेशा वास्तविकताओं को किनारे हटाकर उसके वास्तविकताओं का कंबल के ऊपर कंबल डाल के आगे बढ़ जाता है और ये देखने की कोशिश करता है कि आगे चीजें बेहतर क्या दिख रही हैं। वहां ऑप्टिमिज्म बायस का चरम होता है शेयर बाजारों में अभी की क्या परिस्थिति है समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब आपको पिछले 25 सालों में इकोनॉमी के बारे में एक तरफा नेगेटिव इंफॉर्मेशन बाजार में गिर रही। एक तरफा नेगेटिव इंफॉर्मेशन, आप जीडीपी का नंबर देख लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट का नंबर देख लीजिए, आप बैंक क्रेडिट का नंबर देख लीजिए, आप डिमांड का नंबर देख लीजिए, आप एक्सपोर्ट का नंबर देख लीजिए, आप इंपोर्ट का नंबर देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े देख लीजिए। ये सारे आंकड़े जिधर इशारा कर रहे हैं वो संकट और मंदी के इशारे हैं। लेकिन शेयर बाजार इससे बिल्कुल इसके बिल्कुल उल्टा इस तरह से फूल रहा है जैसे कि दुनिया में इससे बेहतर समय तो कभी नहीं था। 3000 पॉइंट सेंसेक्स पिछले दिनों में पिछले एक महीने के अंदर बढ़ा। स्थिति यहां तक पहुंची सिद्धांत कि रिजर्व बैंक को भी बाजार की तेजी पर चिंता होने लगी और तब मुझे इस बार का अर्थात उस पर करना पड़ा। रिजर्व बैंक ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पिछले हफ्ते जारी की, उसमें उसने इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इकोनॉमी में जिसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी और भारत के शेयर बाजार इस तरह से बढ़ रहे हैं जबकि वास्तविकताएं उससे बिल्कुल उल्टी हैं। जबकि सब कुछ रसातल में जा रहा है, तो बाजार क्यों बढ़ रहे हैं? रिजर्व बैंक ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये सब चीजें बहुत स्वाभाविक नहीं है, और खतरनाक है, इससे बचने की कोशिश समझना चाहिए। और हमें जो तथ्य दिख रहे हैं वो तथ्य समझना जरूरी है। खासतौर से वो लोग जो शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के रिश्तों के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उन्हें समझना जरूरी है। आमतौर पर सिद्धांत, पहली चीज, आमतौर पर शेयर बाजार, गोल्ड और बॉन्ड मार्केट तीनों एक ही गति से नहीं बढ़ते हैं। गोल्ड हमेशा, पहले हम गोल्ड को लें, गोल्ड को हमेशा संकट का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब पूरी दुनिया में क्राइसिस होती है, मंदी होती है, टूट रहा होता है, तो सोना बढ़ना शुरू करता है। सोना नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। मतलब सोने के बारे में जो हमारे पास अभी दिवाली तक के आकलन है वो 55-60 हजार तक के हैं। 2000 से 2500 रुपए प्रति आउंस के ग्लोबल रिकॉर्ड नंबर्स आ रहे हैं। दूसरी तो सोना जो कि संकट में बढ़ता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लोगों के पास जो भी सरप्लस है वो सोना खरीदने में लगा रहे हैं, सोना बढ़ रहा है, जो शेयर बाजार का बिल्कुल उल्टा है। दूसरी चीज है कि बॉन्ड मार्केट में हमेशा डिमांड तब बढ़ती है जब पैसा शेयरों से निकलकर बॉन्ड में जाता है। बॉन्ड में पैसा हम तब लगाते हैं सिद्धांत जब हमको लगता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी चलने वाली है, हमें सिक्योर्ड रिटर्न चाहिए, 6%, 5%, 7% का रिटर्न चाहिए, तो हम एक बॉन्ड खरीद लेते हैं, 2-3 साल के लिए रिटर्न बना रहेगा। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में तेजी होगी तो हम बॉन्ड से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाएंगे जहां हमें रोज 6% रिटर्न मिलेगा, साल में 24% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। बॉन्ड मार्केट एक फिक्स रिटर्न होता है। आपने आज बॉन्ड खरीदा तो आज आपको 6% रिटर्न की गारंटी दी गई। वो 6% रिटर्न आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद मिलेगा, वो रिटर्न की गारंटी दी गई।
अब इस समय अगर आप देखें तो बॉन्ड मार्केट में खूब ग्राहक हैं, बॉन्ड मार्केट में काफी पैसा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि शेयर बाजार से लोग परेशान हैं, निराश हैं और उनको लग रहा है कि अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी है, यहां से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में डाला जाए। और इसलिए पिछले 3-4 महीनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बॉन्ड्स बड़े पैमाने पर खरीदे गए, क्योंकि खरीदे गए। कंपनियों के अच्छे बॉन्ड्स तो बाजार में उपलब्ध है नहीं, कंपनियां तो कर्ज में डूबी हुई, उनकी रेटिंग तो साख गिरी हुई है। दूसरी तरफ सोने में भी तेजी है, सोना लगातार, और चांदी तो सरप्राइजिंग है, चांदी तो 60,000 रुपए के आसपास है। तो ऐसा समझना रिजर्व बैंक के लिए भी मुश्किल हो रहा है, जो बाजार को सतर्कता के साथ देखने वाले उनके लिए भी इस बात को समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर शेयरों में पैसा कौन लगा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों एसेट्स, गोल्ड, बॉन्ड और स्टॉक मार्केट एक साथ बढ़ने लगे, क्योंकि पूंजी तो उतनी ही है, और ऐसी मंदी में ये शेयर बाजार में पैसा कौन डाल रहा है, पहला सवाल जिसे समझना जरूरी है। तो इसलिए अगर हम शेयर बाजार को करीब से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर बॉन्ड मार्केट और गोल्ड के प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, बुनियादी मान लीजिए। और अगर बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड और गोल्ड की डिमांड ऊपर जा रही है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। ये ऐसी असंगत स्थिति हमने कई वर्षों में पहली बार देखी, इसलिए ये अर्थव्यवस्था, ये शेयर बाजार में किसी बबल के, किसी रिस्क का संकेत है। दूसरी चीज है, लॉकडाउन के बाद जो कंपनियों के रिजल्ट आए हैं वो बेहद 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 चिंताजनक, बेहद बेहद निराशाजनक है। ओएनजीसी जैसी कंपनी जिसके पास बाजार में मोनोपोली है, जो तेल बेचती है, उसे भी एक तिमाही में 40% का नुकसान हुआ है, 40% का नुकसान हुआ लॉस हुआ है। कोविड आने से पहले शेयर बाजार में जो सूचीबद्ध करीब 1640 कंपनियां थी जिसमें बैंक और एनबीएफसी शामिल नहीं थे, उनके मुनाफे पिछले क्वार्टर में कोविड से पहले ही 10% नीचे गिर गए थे। और ये स्थिति सिद्धांत तब थी जब सरकार ने उनको कॉर्पोरेट टैक्स में बड़े पैमाने पर रियायत दी थी, उसके बाद भी उनके मुनाफे गिरे थे। अब अगली 2 तिमाही जहां पर अर्थव्यवस्था 0 से 14% और 20% नीचे तक गिर सकती है, वहां पर पहली तिमाही के नतीजे बेहद खराब हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तिमाही में कॉन्ट्रैक्शन है और अगली तिमाही में भी अर्थव्यवस्था में और ज्यादा गिरावट होगी। तो आप देखिए, अगर कंपनियों को, तो कंपनियों के लिए बीते साल की आखिरी तिमाही यानी चौथी तिमाही, यानी जो लास्ट क्वार्टर था, जनवरी फरवरी मार्च का, उसमें उनके मुनाफे 10 से 11% गिरे थे। इसमें तो कुछ काम ही नहीं हुआ, धंधा ही नहीं हुआ इस क्वार्टर में, क्योंकि सामान ही नहीं बिका, तो वो माइनस में चला गया, अगला क्वार्टर भी माइनस में जाएगा। ऐसी सूरत में बाजार में शेयर कैसे बढ़ रहे हैं? जब कंपनियों के मुनाफे लगातार गिर रहे हैं, कंसिस्टेंटली गिरावट हो रही है, तो शेयरों में पैसा कौन लगा रहा है? कंपनियों, और जबकि कंपनियों को कोई भी फायदा मिलने की गुंजाइश है वो तीसरे क्वार्टर के आसपास है। तीसरे क्वार्टर में कुछ सुधार हो सकता है। हाँ, तीसरे क्वार्टर में थोड़ी बहुत डिमांड रिवाइव कर सकती है, अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरा क्वार्टर बीतने के बाद हमें समझ में आएगा। अब तीसरी और चीज ये कि जो महत्वपूर्ण बात है बाजार के अंदर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता हो रही है, वो ये है कि मंदी के कारण कंपनियों के केवल प्रॉफिट्स ही नहीं गिरे हैं, बल्कि वो जो कर्ज चुका रहे थे वो भी रुक गया, बल्कि कंपनियों ने मॉरिटोरियम लेना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर बैंकों से कारपोरेट्स ने और छोटी कंपनियों और बड़ी कंपनियों ने मॉरिटोरियम लिए, यानी कि जो डीलेवरेज हो रहे थे, जो कर्ज चुकाते हैं, जब कंपनियां कर्ज चुकाती जाती हैं तो उनकी बैलेंस शीट्स बेहतर होती जाती हैं, क्योंकि आपकी कर्ज की देनदारी कम होती जाती है, ब्याज की देनदारी कम होती जाती है, और वो हिस्सा आप कंपनी के कैपिटल में बढ़ाते जाते हैं, प्रॉफिट में बढ़ाते जाते हैं, या आप कैपिटल को वापस प्लाउ बैक करके इन्वेस्टमेंट में ले जाते हैं। अब ज्यादातर कंपनियों ने, जिन्होंने इस विकल्प का चुनाव किया है, सिद्धांत कि वो कर्ज नहीं चुकाएंगे अगले 6 महीने तक, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद के, उससे उनकी जो रेटिंग है, उनकी साख है, उस पर बुरा असर पड़ा है। क्योंकि इसका मतलब यह कि कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी सेल्स नहीं बढ़ रही है, वो आने वाले समय में मुश्किल में, इसलिए वो कर्ज की देनदारी बढ़ा रही है। और कर्ज की देनदारी कभी तो निकलेगी, कर्ज तो रक्त बीज है, कभी भी दिखेगा ही, खत्म नहीं होगा। तो जब 6 महीने बाद वसूली आएगी तब पे करना पड़ेगा। तो इसलिए बाजार में ज्यादातर निजी कंपनियों की जो साख है वो बुरी तरह टूट रही है। और इस समय आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बात कही है, आरबीआई का डेटा मेरे पास उपलब्ध है, उसके हिसाब से आरबीआई ने माना है कि ज्यादातर कंपनियां, सिद्धांत, उनकी रेटिंग AA से नीचे है, यानी ट्रिपल ए की जो बेदाग रेटिंग होती है, जो टॉप मोस्ट रेटिंग है, उसकी वाली कंपनियां बहुत सीमित हैं बाजार में। इसके बाद भी बाजार में इन कंपनियों के शेयर कौन खरीद रहा है? और चौथी बात ये कि बैंक्स, जिन्हें पूरी कोशिश के साथ इस बात में आगे लगाया गया कि वो कर्ज दें, उनके कर्ज की रफ्तार नहीं बढ़ रही, यानी कि जो कंपनियां कर्ज लेती थी, उन्हें आने वाले समय में बाजार में मांग की उम्मीद नहीं है। शेयर बाजार की जान जिस तोते में बसती है वो बैंक है।
बैंक निफ्टी शेयर बाजार में शेयर निफ्टी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूचकांक है, और उसको अगर आप परख लें तो आपको समझ में आता है कि शेयर बाजार की तस्वीर क्या है, क्योंकि भारत में बैंकिंग सेक्टर अपने आप में सबसे बड़ा सेक्टर है और उसमें सबसे तेज उतार चढ़ाव आता है। कोविड का लॉकडाउन के कारण बैंक कर्ज का भुगतान टालने और मॉरिटोरियम के कारण बैंकों की हालत बहुत खराब है, जिस पर हम अगले बार विस्तार से चर्चा करेंगे बैंकों को लेकर। लेकिन वहां पर क्राइसिस के बल्ब बुरी तरह जलने लगे हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है, शेयर बाजारों में जो छोटा इन्वेस्टर है जिसके आधार पर हमें मान सकते हैं कि उसे बाजार में उम्मीद है। म्यूचुअल फंड का जो डेटा हमारे पास आया सिद्धांत MFI का, वो बताता है कि जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 95% कम हुआ, यानी कि लोगों के सिप टूट रहे हैं। चूंकि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, तो उन्होंने अपने सिप वापस लेने शुरू कर दिए। हाँ, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते थे उन्होंने वापस निकालना शुरू कर दिया या उनके भुगतान रुक गए हैं। डेट म्यूचुअल फंड में, कर्ज वाले जो म्यूचुअल फंड है उनमें तो हमने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और बाकी कंपनियों का हाल देखा ही। पिछले 3 महीने में पूरा डेट म्यूचुअल फंड का मार्केट बैठ गया और बुरी हालत है। कुछ ही एक अच्छे म्यूचुअल फंड है जो काम कर रहे हैं। तो यानी छोटा निवेशक भी बाजार की इस परिस्थिति को समझ रहा है और वहां से पैसा वापस खींच रहा है। और अंतिम बात यह कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने का दूर दूर तक कोई सबूत नहीं है। रिजर्व बैंक ने आज ही कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल नकारात्मक विकास दर रहने का रिस्क है, और रिजर्व बैंक को यह मंदी लंबी चलने का खतरा है। तो इस समय अगर आप शेयर बाजार को करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी तेजी एक कुछ शेयरों में, चुनिंदा शेयरों में, गिने चुने शेयरों में सीमित है जो शायद छोटे निवेशकों को भरमाए रखने के लिए है, इस कोशिश में कि बाजार में पैसा आता रहे। और ये कहीं ना कहीं सेबी को भी और RBI को भी इस पूरी तेजी पर डर भी लग रहा है और आशंका भी लग रही है। लेकिन रिजर्व बैंक को यह डर है कि शायद ये बाजी पलट जाएगी आने वाले समय में और तेज गिरावट आएगी जिसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा ना पिछली बार कि ऑप्टिमिज्म बायस के ऊपर, तो ऑप्टिमिज्म बायस का एक हिस्सा और होता है, उस बायस को स्वार्म इंटेलिजेंस कहते हैं। स्वार्म इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि लोग शहद की मक्खियों की तरह एक तरफ दौड़ पड़ते हैं, एक ही चीज की तरफ दौड़ रखते हैं। तो शेयर बाजार में ये स्वार्म इंटेलिजेंस बहुत दिखता है। जैसे हर्ड बिहेवियर पे हमने पिछली बार चर्चा की थी, तो ये स्वार्म इंटेलिजेंस बहुत दिखता है। कभी दौड़ते हैं एकदम पालकी उठा लेते हैं, कभी एकदम पालकी पटक देते हैं। तो बाजार में जब तेजी शुरू होती है तो हर आदमी तेजी के पीछे दौड़ता है, फिर एकदम टूटना शुरू होता है तो चीजें एकदम गिरना शुरू होती हैं। शेयर बाजार का स्वभाव है। नसीम तालिब ये बात कहते थे कि बाजार में हर रोज कुछ लकी फूल मिल जाएंगे आपको, बगैर लकी फूल्स के बाजार नहीं चलता। कुछ किस्मती मूर्ख आपको बाजार में हमेशा मिल जाएंगे। इन्हें जो मुनाफे हुए हैं वो 99% इनके मुनाफे चांस का नतीजा हो सकते हैं। कैसा चांस मतलब सर? जैसे चांस, धोखे में खरीद लिया उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने शेयर खरीद लिया जो फूल्ड बाय रैंडमनेस की थ्योरी के कई सारा घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसे हम समझ नहीं पाए, पर हमको फायदा हो गया उससे। लेकिन फिर हमने उसको ट्रेंड की तरह ले लिया, फिर उसको और हमने उसको मान लिया कि हमारी रणनीति की सफलता, ये भी एक बायस है, और हमने उस रणनीति को दूसरे को चिपका दिया। तो जैसे 10 बड़े ब्रोकर्स को मुनाफा हुआ तो उसके पीछे खड़े 25 लोगों ने और खरीद लिया कि साहब XYZ ने तो इससे मुनाफा कमाया है इसलिए हम भी कमा लेते हैं। ये जो फूल्ड बाय रैंडमनेस का फेनोमेना है, या ये जो लकी फूल्स का फेनोमेना है, ये हमेशा ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा चमकता है जब बाजार का माहौल बुनियादी कारकों से और तकनीकी कारकों से बिल्कुल अलग होता है। यानी फंडामेंटल्स आपको बता रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, डूब सकते हैं। टेक्निकल्स आपको ये बता रहे हैं कि बाजार में डेप्थ नहीं है, दम नहीं है, बाजार में इस समय खरीदने का मौका नहीं, सुरक्षित रखने का मौका है, बहुत सोच समझ कर बात करने का मौका है, और इस समय शेयर बाजार बढ़ रहा है। तो इसलिए इस मौके में बेहतर यही होगा कि आप अपनी गाढ़ी बचत के साथ एक बार लकी हो जाएं और उसके बाद 100 बार फूल साबित हो। मतलब एक बार आप कमा लें और 100 बार ठगे जाएं। इससे बेहतर यह है कि इस मौके पर जब रिजर्व बैंक आपको सलाह दे रहा है, जब आपको बाकी समझदार ब्रोकर सलाह दे रहे हैं कि ये बाजार खतरनाक है, रिस्की है, जोखिम भरा है, इसमें थोड़ा बचकर रहिए और अगले 2-3 महीने 4 महीने ध्यान से देखिए, क्योंकि 2-3-4 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उभरेंगी जिनका असर हमें शेयर बाजार पर दिखाई देगा, और शेयर बाजार हो सकता है अगले 1-2 हफ्तों में उसके संकेत भी देने लगे। जब रियल स्ट्रगल शुरू होगा कि रिसोर्सेज को लेकर, और रिवाइवल जब शुरू होगा मार्केट का। लेकिन सर वही है सर, फिर इन्वेस्टर तो ये सोचेगा ना, इन्वेस्टर तो इस तरीके से सोचेगा ना कि हमको तो सर एक इमीडिएट फायदा दिख रहा है वहां पे, मतलब ठीक है उसका बायस है, लेकिन उसको तो अपना फायदा दिख रहा है, तो पैसा कहां लगाए, वो कहां से फायदा कमाए? अब जैसे इसमें 2 तरीके के लोग हैं।
कुछ लोग जो डे ट्रेडर हैं, जो स्टॉक मार्केट में भी हर तरह के इन्वेस्टर्स नहीं होते। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमें नहीं समझ पाते कि हम सब किसकी बात कर रहे हैं। हम उन डे ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं जो सुबह खरीद के शाम को बेच रहे हैं। तो उनका तो पूरा का पूरा वो फुल टाइम स्पेकुलेटर्स हैं, वो फुल टाइम बायर्स और ट्रेडर्स हैं। तो उन्हें तो उनके पास तो इतना कुशन मौजूद है उन लॉसेस का कि उन्हें पता है। दूसरे वो लोग हैं जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं कि हमने आज खरीद लिया, 6 महीने बाद 5 महीने बाद बेचेंगे। हम फंडामेंटल्स देखेंगे कि हमने XYZ कंपनी खरीदी, इसको मुनाफा आने वाले समय में कितना होगा, इसकी कमाई कितनी बढ़ेगी, उसके बेस पर हम बाजार में खरीदेंगे। और तीसरे वो हैं जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के सहारे पैसा लगाते हैं, जो SIP के जरिए पैसा लगाते हैं। इन तीनों के लिए बाजार का मिजाज बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन जब नुकसान शुरू होता है ना, तो जो आखिरी पांत पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो सबसे ज्यादा चुका गंवाता है। क्योंकि जैसे मैं अगर बाजार के बिल्कुल सामने बैठा हूं और मैं डे ट्रेडर हूं, तो मुझे तो पता है कि बाजार में कल गिरावट आने वाली, तो मैं तो शॉर्ट कर लूंगा आज बाजार को, वो खड़े खड़े, कि मुझे पता है कि कल गिरेगा, मैं शॉर्ट कर लूंगा। लेकिन उसका क्या होगा जो सिर्फ महीने में एक बार अपना SIP इन्वेस्टमेंट देखता और उसका स्टेटमेंट देखता और उसको समझ में नहीं आता कि मेरी NAV पिछली बार इतनी थी, इस बार NAV कैसे रह गई, लेकिन वो कहां शॉर्ट करने जाएगा। या एक बीच में खड़ा हुआ जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिसने एक शेयर खरीद लिया कि साहब साल 1.5 साल बाद हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम बेच लेंगे, इसमें इतनी ग्रोथ आ जाएगी, वो कहां शॉर्ट करने जाएगा। तो अक्सर शेयर बाजार जो है वो जो सबसे हाई स्पीड ट्रेडर्स हैं सामने वाले, वो ड्राइव करते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि आपके पास फंडामेंटल्स की नॉलेज हो, आप समझें कि फंडामेंटल्स क्या है। और एक बुनियादी चीज सिद्धांत हमारे लिए समझना बहुत बहुत जरूरी, जो सबके लिए बाजार में या शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए जरूरी, जो पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, कि अगर कोई बैंक आपसे कहता है कि वो आपको 12% या 10% ब्याज दर देता है और उसका 90% कर्ज 8% और 9% पे बांटा जा रहा है, तो 12% नहीं दे सकता वो किसी तरह से। अगर आपकी अर्थव्यवस्था में विकास दर 0 से नीचे यानी -5% या 7% है, तो आपका स्टॉक मार्केट आपको लंबे समय के लिए 12% का रिटर्न नहीं दे सकता। बुनियादी चीज जो समझना जरूरी है हमारे लिए, वो बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपकी नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट, आपकी ग्रोथ रेट और आपकी इन्फ्लेशन जब डबल डिजिट में होगी, तब स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करने वाली कंपनियां मूलतः इस पर निर्भर हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कैसे हो सकती। वन ऑफ द सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि रिलायंस में बाहर का इन्वेस्टमेंट आ जाए और रिलायंस का शेयर आगे चला जाए, लेकिन थोड़े समय के बाद रिलायंस को भी अपने उन निवेशकों को जिनसे वो पैसा लेकर आए हैं, उन्हें इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी तो बतानी होगी कि भाई आपने जो पैसा लगाया, आप जिसे रिलायंस में जिन लोगों ने निवेश किया, उन्होंने इस आधार पर निवेश किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, आने वाले 3-4 साल में भारत में 8-9%, 10% की ग्रोथ रेट होगी। तभी तो उन्होंने रिलायंस में पैसा लगाया कि रिलायंस उनको उतना रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट पर देगी। तो अल्टीमेटली तो हम आकर उसी नाव में सवार हो जाएंगे जो नाव अभी लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। मैं वही बोल रहा था कि मुझे ये सब सुनते हुए उस तरह के विज्ञापन याद आने लगे जो चलते हैं कि बाबा बंगाली पाशा का वशीकरण मंत्र। हाँ, ये वैसा ही है कि आप फेयर में पड़ ही जाते हैं, बाद में नुकसान ही है आपका, उसमें आपको लुटना ही है कभी ना कभी, या एक रिस्क तो बना ही हुआ है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। 2-3 सवाल हैं, मतलब पिछले अंक से के आसपास के कुछ सवाल हैं। एक शिवम पांडे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो CII की रिपोर्ट है वी शेप्ड रिकवरी की, कि क्या कहेंगे कि इंडिया, इस पर क्या विचार है आपका? इस सवाल के पे आने से पहले मैं पिछले वाले संदर्भ में एक बात और कह दूं कि कल बहुत सारे लोग इस पर सवाल पूछेंगे आपके यहाँ कि फिर हमको करना क्या चाहिए शेयर बाजार में। ये मैंने बोला कि पैसा कहाँ लगाएं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो अपने SIP में बने रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि हमेशा शेयर बाजार अर्थव्यवस्था में विकास दर आएगी, ग्रोथ आएगी, रिटर्न आएगा, स्लो मूविंग है। लेकिन अभी अगर आप बाजार में सीधे ट्रेड करने जाना चाहते हैं, अगर आप अभी बाजार में सीधे खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए सही समय नहीं है, क्योंकि जो शेयर्स हैं वो उनके प्राइस अर्निंग रेशियोज बहुत ऊपर हैं और वहां से नीचे करेक्शन का रिस्क है, बाजार में कमजोरी। लेकिन हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और आप बचा सकते हैं, मार्केट तो वैसे ही अनस्टेबल है, तो म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क नहीं है उनको? नहीं, म्यूचुअल फंड में आपके पास रिस्क प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर, SIP जो है वो कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आप SIP में जब पैसा लगाते हैं तो आप सीमित अवधि में तो नहीं, लेकिन लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं, तो आपको उसमें फायदा होता है। अगर आप बाजार में ट्रेडर हैं या बाजार में रोज पैसा लगा रहे हैं, तो आप बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि आपके लिए परिस्थितियां विकट हैं। उन लोगों के लिए परिस्थितियां उतनी मुश्किल भरी नहीं होंगी सिद्धांत, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां बैठे हुए जो
एक्सपर्ट्स हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट को चर्न कर रहे हैं, वो बाजार का मूवमेंट समझ रहे हैं, वो कंपनी टू कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो माइक्रो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स और ट्रेंड्स हैं उसका किसी कंपनी पर क्या असर पड़ने वाला है, भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट का XYZ कंपनी पर क्या असर पड़ने वाला, इसको बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। तो यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं बाजार में तो इस समय मत लगाइए, क्योंकि खतरनाक समय है। वैसे भी हमको नहीं लगता कि बहुत लोगों के पास सरप्लस होगा बाजार में पैसा लगाने के लिए ऐसी परिस्थिति में जबकि मंदी और बेकारी है, खासतौर से मिडिल क्लास में। हाँ, लेकिन अगर आपके पास है तो आप SIP में बने रहिए, वहां से निकलिए मत, इंतजार करिए। अर्थव्यवस्था का साइकिल 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जब बेहतर होना शुरू होगा, अगर आपके पास अच्छा म्यूचुअल फंड है तो आपको कुल मिलाकर लंबी अवधि में 2-3 साल में नुकसान नहीं होने देगा, होगा। अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न देते रहेंगे। हम दूसरे सवाल पे आते हैं। CIA ने जो बात कही उसको आज रिजर्व बैंक ने नकार दिया। रिजर्व बैंक ने भी रिकवरी की तो कोई बात कही ही नहीं। रिजर्व बैंक ने तो अगर वी शेप रिकवरी CIA कह रहा है तो वी कहां से, उस वी की चोंच का जो नीचे वाला हिस्सा वो कहां से शुरू होगा। इस साल का तो डेटा जो हमारे पास RBI ने आज दिया उस हिसाब से पूरा साल नेगेटिव रहेगा, यानी मार्च से लेकर मार्च तक हम नेगेटिव ग्रोथ में रहने वाले हैं। अब वो नेगेटिव ग्रोथ कितनी होगी, वो -5 होगी, -3 होगी, -8 होगी, ये कहना मुश्किल है। तो इसके बाद ये रिकवरी कहां से शुरू होगी ये भी कहना मुश्किल है। रिजर्व बैंक के पास, या बाकी लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि रिकवरी कहां से आएगी और ये वी कहां से शुरू होगा, ये कितना नीचे जाएगा। ये वी अगले साल जून में शुरू होगा, ये वी अगले साल जुलाई में शुरू होगा या दिसंबर में शुरू होगा, ये प्रोजेक्शन कर पाना अभी मुश्किल है। क्योंकि अभी हम पहली चीज एक ही प्रोजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं पूरी दुनिया के लोग कि कोविड कब छोड़ेगा हमको, कोविड कब जाएगा। उसके बाद ही नॉर्मलसी के बारे में सोच सकते हैं हम लोग। उसके बाद ही हम ये सोच सकते हैं कि चीजें नॉर्मल होने की या व्यवस्थाएं नॉर्मल होने की उम्मीद है। इसके बाद अगला सवाल नरेंद्र कुमार का है। सर वो पूछ रहे हैं कि अगर बैंक क्राइसिस इंडिया में आती है तो क्या करें हम लोग, क्या केयर हम लोग बियर करें, क्या केयर करें हम लोग। बैंक्स पे हम अगले हफ्ते विस्तार से बात करेंगे क्योंकि हम हाँ, क्योंकि आज हम जब आज शूट कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का नतीजा सामने आ गया है। RBI गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। हम इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक बड़ा क्वार्टरली इवेंट होता है जिस इवेंट के बाद हमें समझ में आता है कि क्या स्थिति है। तो अगली बार हम विस्तार से बैंक पर ही चर्चा करेंगे, बैंकों में क्या हो रहा है, क्यों, कहाँ क्या बेचैनियां हैं और कैसे हमें बैंकों में जो हो रहा है उसे समझना चाहिए और उससे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। इस पर हम अगली बार विस्तार से बात करते हैं। चलिए, अगले हफ्ते यानी हम लोग अर्थात में बैंक की क्राइसिस की बातचीत करेंगे। और दूसरी बात ये कि बंगाली भाषा का विज्ञापन अगर आए तो थोड़ा सा उस पर सोच समझ के भरोसा करिए, अपने विवेक का इस्तेमाल और एक्सपर्ट्स की राय और कुछ सीनियर मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा समझिए तो उससे थोड़ी चीज़ें बदलती हैं। और तीसरी बात कि हमने आपके उन कई सारे सवाल जो हमारे पास आते रहे हैं कि हम सरकार की आलोचना क्यों करते हैं या हम सरकार की खूबियों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, इसका भी हमने जवाब दिया। अरे हाँ सर, क्या पढ़ लिख रहे हैं आजकल? कई सारी नई हमने इधर भी बातचीत करना शुरू किया है, लोगों को बड़ा मजा आता है जानने में कि आप क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, कई सारी नई चीजें। पिछले बार मैंने आपको बताया था कि उर्जित पटेल की एक किताब आई है, वो ड्राफ्ट वो मैंने खत्म कर ली। वो इंडिया में बैंकिंग क्राइसिस और बैंकिंग चैलेंज पर बात करती है और RBI के इमीडिएट एक्स गवर्नर हैं तो वो जो कह रहे हैं और जो चीजें बता रहे हैं वे शायद गंभीर और चिंताजनक हैं। तो वो पुस्तक खत्म हो गई है। एक नई किताब हमने पढ़ना शुरू की है, चिंतन चंद्रचूड़ की एक किताब आई है, केसेस वी फॉरगॉट। इंडिया के जो प्रमुख मामले कोर्ट्स में थे, अभी हमने हाल फिलहाल में बहुत सारे कोर्ट के केसेस देखे। तो चिंतन चंद्रचूड़ की वो किताब इंटरेस्टिंग ढंग से आपको बताती है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में जिस तरीके के बदलाव हुए और जो बड़े मामले ऐसे तो जो हमें याद नहीं है वो किताब मैंने पढ़नी शुरू की है। इस सप्ताह की खुराक में वो शामिल है। हमारे मित्र विवेक कौल, उनकी किताब आ गई है बैड मनी, NPA के क्राइसिस पे बैंक्स में भी मेजर चैलेंज है। तो विवेक कौल की किताब अभी आई है मेरे पास, कल ही आई है। तो अगली लिस्ट में वो किताब है जिसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक किताब और मैंने इस हफ्ते खत्म की है, चिन्मय तुम्बे की किताब है, इंडिया मूविंग, जो माइग्रेशंस पे पहली बार ऐसी किताब है जिसमें कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन भारत में हुए, जो प्रवास हुए हैं, उन्होंने कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को या भारत के समाज को प्रभावित किया है इसे इस पे किताब है। तो वो किताब हमने अभी खत्म की है। बढ़िया। तो सीरीज फिल्म ऐसा कुछ नहीं ना?
इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि इस हफ्ते काफी हद तक काम इन्हीं सारी चीजों में था और इकोनॉमी को फॉलो करने में था। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीक कोई नई सीरीज इस वीकेंड में जरूर देखी जाएगी, तो उस पर हम अगले इस वीकेंड में देख, हाँ जी, ठीक है, इस वीकेंड देखेंगे। मैंने फिर से एक उठाई है किताब, वो अशोक वाजपेयी हिंदी के कवि हैं हाँ और आलोचक हैं और प्रशासक रह चुके हैं। तो उन्होंने 4 पोलिश कवियों का अनुवाद किया था, हमारे और अंधेरे के बीच, मतलब मेरे डेस्क पे पड़ी भी है। तो हाँ उन्होंने 4 पोलिश कवियों का अनुवाद किया था। उन्होंने रेनाता चेकाल्स्का ने मिलके, जिसमें जिवेन्यो हर्बर्ट और तादेउच रूजेविच, चेस्लाव मिलोश और विस्लावा सिम्बोर्स्का, इनकी कई कई सारी कविताएं हैं। तो मतलब तो पोएम्स पढ़ता रहता हूँ, तो एक बार फिर से कई दिनों बाद फिर से उठाया है। तो ऐसा कुछ है। तो आप लोग भी क्या पढ़ लिख रहे हैं, दर्शक क्या पढ़ लिख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। ये भी बताइए कि एपिसोड कैसा लगा, सवाल है तो वो भी पूछिए, जवाब देंगे हम अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से दूर रहिए। मैं हूं सिद्धांत, साथ में अंशुमान जी। आप देख रहे थे ललन टॉप। शुक्रिया। थैंक यू।